नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंसा पर शोर, मंदिर पर मौन क्यों। संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अरसे से कहा जाता रहा है कि यहां पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। ऐसा कई इतिहासकार भी कहते हैं। मंदिर की जगह जामा मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के आधार पर कुछ लोग स्थानीय अदालत गए। 19 नवंबर को अदालत ने सर्वे के आदेश दिए। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हिंसा हुई, इसमें 4 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, सर्वे का काम उसी दिन, जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया, उसी दिन शाम को शुरू हो गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह जो सर्वे का काम था वो पूरा नहीं हो पाया और यह तय हुआ, सर्वे टीम ने यह तय किया कि आगे फिर किसी दिन यह सर्वे किया जाएगा। इसे रोकने के लिए ऊपरी अदालत जाने का रास्ता खुला था कि ये जो सर्वे है वो रोका जाए। इसको लेकर अदालत में, ऊपर अदालत में जाया जा सकता था, लेकिन उसका सहारा लेने के बजाय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करना ज्यादा बेहतर समझा। इस हिंसा के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस घटना पर सड़क से संसद तक काफी शोर मचाया, लेकिन उसी संभल में शनिवार को 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। जब प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रही थी, तब यहां पर मंदिर का खुलासा हुआ। इसके पास एक कुआं भी मिला है। मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई और आनन फानन में पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। रविवार की सुबह खुला ये मंदिर, जहां पर पूजा और आरती की गई। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी जी की मूर्तियां मिली हैं। अब सवाल है कि आखिर यह मंदिर इतने दिनों से गायब कहां था। जिस महमूद खां सराय में एक बंद मकान में यह शिव मंदिर मिला है, यह मकान 1978 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। बाद में इसको बेच दिया गया और बताया जा रहा है कि तब से यह बंद पड़ा था। अब सवाल यह है कि मंदिर के सर्वे और हिंसा पर शोर मचाने वाले राजनीतिक दल अब मंदिर मिलने के बाद चुप क्यों हैं। पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में सालों के बाद शिव मंदिर का खुलासा। अतिक्रमण और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान मंदिर का पता चला। लगभग साल से बंद था मंदिर। एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में की सफाई। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में मौजूद है मंदिर। संभल के नखासा इलाके में 47 वर्षों पहले बड़े धूमधाम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आस्था के वशीभूत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बताया तो ये जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गंगा जमुनी रवायत का परिचय देते हुए हिंदुओं का साथ ही मुसलमानों ने भी इसमें शिरकत की थी। बहरहाल समय बदला और कई कारणों से इलाके के हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। पलायन के चलते आसपास बस्ती में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। ये बनाया कब है इन्होंने? ये कम से कम हो गए 8 साल हो गए। कोई झोपड़ी बना दिया। सरकारी पंप को अंदर ले लिया है, कुएं को अंदर ले लिया है, संडास बना दिया है और रास्ते के ऊपर बना दिया। आए हमारी टीम ने पहले देखा कि 3 ओर से मंदिर एनक्रोच्ड है और एक ओर से थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो जब ये एनक्रोचमेंट फ्री किया तो ये मंदिर निकला है और बहुत पुराना मंदिर प्रतीत होता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 400-500 से लेकर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर किसी ने बताया कि इसके सामने एक कुआं भी है, उस कुएं की भी पहले पूजा होती थी, उस पर रैंप बना लिया गया था, तो उस रैंप को तोड़ा गया तो नीचे कुआं निकला है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को सिक्योर भी करेंगे और हम एसआई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएं और पता लगाएं। कुएं की धुलाई भी चल रही है? बिल्कुल, पूरी धुलाई होगी, अच्छे से मरम्मत कराई जाएगी। कुएं सामान्य चीज़ नहीं है, ये जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होते थे, जल संरक्षण का भी और जल उपलब्धता का भी, तो दोनों रूप में इसे सुरक्षित कराएंगे। मंदिर को पूरा दबा रखा था पूरा? हाँ, तो आप देख ही रहे हैं 3 साइडेड एनक्रोचमेंट था। एक साइड से बहुत थोड़ा सा दिख रहा था, तो इसको हम अच्छे से एनक्रोचमेंट फ्री कराया है और फिर मरम्मत भी कराएंगे। और जो लोग हैं यहाँ के वो स्वयं आगे आए हैं, कुछ लोग आए हैं वो कहते हैं मरम्मत कराएंगे, तो मरम्मत कराएंगे, पूजा पाठ शुरू होगी। बताया जाता है कि हिंदुओं के पलायन के करीब 47 वर्षों के बाद कहीं अब बंद शिव मंदिर का खुलासा हुआ है।
हालांकि मंदिर पर ना तो किसी ने कब्जा किया और ना ही किसी ने किसी को पूजा अर्चना करने से ही रोका था। इसके बावजूद हिंदू आबादी कम होने से मंदिर में कोई पुजारी नहीं ठहरता था, इसलिए मंदिर में पूजा अर्चना ही नहीं ठपती, बल्कि मंदिर में दीपक जलाना भी कोई मुनासिब नहीं समझता था। बता दें कि विद्युत चोरी के लिए अभियान चलाए जाने पर यह मामला सामने आया है। दरअसल संभल के दीपा सराय क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बंद पड़े शिव मंदिर के जब कपाट खुलवाए गए तो अधिकारी दंग रह गए। इस मंदिर का अस्तित्व अतिक्रमण और समय की धूल में दबा हुआ था। छापेमारी के दौरान जब प्रशासन ने इलाके की जांच की तो मंदिर का दरवाजा बंद पाया गया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मंदिर का कपाट खुलवाया और एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में सफाई की। चले गए बेच के लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ, अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसी देख, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ? हाँ। जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, क्या बात है? नहीं बस जैसे ये मंदिर है, कब से था मंदिर ये? चले गए बेच के लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ। अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसी देख, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ? हाँ। जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, मेरी ऐसा हो से सन 70 के लगभग। 46 साल बाद मंदिर खुलने के बाद लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वही हमारे संवाददाता रईस अलवी ने भी लोगों से बातचीत की है। पहले हम आपको सुनाते हैं। आज सुबह पूजा अर्चना की है, सभी भक्तों ने मिलकर के सफाई की है और उस मंदिर में गंगा जल से इसको पवित्र करके इसका मंदिर में पूजा अर्चना करके हम सब लोगों ने अभी आरती की है। ना कोई परेशानी नहीं है, कोई सब पूजा 40 साल के बाद में मंदिर खोला है और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। लगभग 40 सालों से बंद पड़ा, तो बिजली चेकिंग का कुछ मसला था, तो इसमें मंदिर का पता चला तो अधिकारियों ने, सीओ साहब ने और प्रशासन द्वारा मंदिर के कपाट खोले गए। उस दिन से एक दिन से मंदिर में फिर पूजा अर्चना नित्य रूप से हो रही है। आज सुबह भी आरती की गई और कुएं का भी इसका ये भावनाएं हैं लोगों की। मंदिर खुला है आप लोगों के लिए, दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, अतिक्रमण था पूरा जी, क्या कहेंगी? मैं दर्शन करना चाहूंगी। अब यहीं पे रहते हैं आप? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो विशेष तौर पर मंदिर देखने आए हैं? जी, मंदिर कब पता चला मंदिर का? मुझे कल पता चला। ये संभल में कभी यहाँ रहते थे या पहले? नहीं, हमारी सिस्टर रहती हैं। अच्छा, इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया। आप आई हैं यहाँ पर मंदिर देखने के लिए, आज क्या कहेंगी? अच्छा, वहाँ से स्पेशल दर्शन करने आए हैं। अच्छा, आंसू क्यों निकले आपको? मुझे नहीं पता मेरी भगवान। खुश हैं आप लोग? हमारे मोहल्ले का तो सब। कितनी खुशी हो रही है जब पता लगा? कुछ बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अतिक्रमण और अभियान के दौरान जिस तरह से एक 47 साल बाद ये मंदिर का कपाट खुला है और कपाट खुलती आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है एसपी और सीओ द्वारा जो है यहाँ की सफाई करी गई थी और सफाई के दौरान जो है किस तरह से यहाँ मंदिर को चमकाया गया है और जो
बरसों से मंदिर बंद पड़ा था, आज मंदिर कहीं जाकर खुल गया है और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। किस तरह से हमारे साथ पुजारी जी हैं, पुजारी से पूछना चाहेंगे पुजारी जी किस तरह से यहाँ क्या तैयारी की गई थी? आज यहाँ जो है कल से पूजा अर्चना चल रही है और हनुमान जी का चोला और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है और बहुत हर जगह उत्तम है, श्रेष्ठ है। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे 68 तीर्थ जो हैं सब पुनः स्थापित हों और भगवान की पूजा। और देव नगरी है ये संबल, बहुत उत्तम नगरी है, कल के भगवान का यहाँ जन्म होना है। जी, ऐसा है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक होने के बाद भी यहाँ से जितने हिंदू बचे थे उन्होंने पलायन कर दिया था, क्योंकि 1978 में जो हुआ था उसके बाद हिंदुओं ने पलायन कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पे जो ये हिंदू मंदिर है इस पर ताला पड़ गया था और तब से किसी ने पूजा नहीं की, जो अब 46 साल बाद ये कपाट खुले हैं। ये है सभी प्रशासन अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस मंदिर पर इन्होंने भी थोड़ा नजर रखी और कपाट खुलने के बाद नित्य पूजा अर्चन चल रही है मंदिर में और भक्तगण का भी लगा रखा है। सब पूजा करने वाले आ रहे हैं जितने भी लोग हैं संभल के अंदर, और बहुत हमें बहुत खुशी है इस मंदिर के। इस मंदिर के बारे में जो तरह कपाट खुला क्या कहेंगे? हाँ, हम ये बोलेंगे सन 78 के बलवे में हिंदुओं की लड़कियों के साथ जो इन्होंने कांड करे थे, छातियां काटी थी और फड़ में आग लगा दी थी, वो दिन भूलूंगा नहीं, उस दिन से मैं जलता हूँ। तो ये मंदिर था, मैं पेंटर हूँ, लिखाई करता था, एक बार लिखाई करने आया था मैं यहाँ पर। जी जी, मैं एक बार ही लिखाई करने आया था, समझे नहीं। उसके बाद में यहाँ जब 76 का बलवा हुआ था, उसके बाद यहाँ से हिंदू जितने थे सब निकाल दिए गए मार कूट के। क्यों मारे गए थे, क्या बलवा हिंदू मुस्लिम हुई थी। जिस तरह से आपने अपने हाथों से जैन मंदिर को सफा किया था, क्या बोलेंगे, कुछ बोलना चाहूंगा? पूजा सुचारू से हो रही है। वहीं संभल में मिले प्राचीन मंदिर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। 46 साल से बंद पड़े मंदिर को लेकर सीएम योगी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई है? इसके साथ ही उन्होंने साल 1978 में हुए दंगों का भी जिक्र किया। मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ अन्य धर्मगुरु और मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र तिवारी भाजपा प्रवक्ता, अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीकांत जी विशिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रईस अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। रईस, संभल में 400 साल पुराना
46 साल बाद ये मंदिर खोला गया है। इस मंदिर पर अभी तक किसी की नजर नहीं जा रही थी, मंदिर बंद पड़ा था और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ से मकान बना लिया गया था। आज प्रशासन ने कल इस मंदिर को खोजा है, साफ सफाई कराई है, आज यहाँ पूजा शुरू हुई है। लोगों की प्रतिक्रियाएं रईस किस तरह से सामने आई हैं, लोग, आपने तस्वीरें दिखाई, कई महिलाएं तो रोती नजर आई हैं। जिस तरह से संभल एक शाही जुमा मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ था, सर्वे के दौरान जिस तरह से संभल में एक हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए थे इसमें। उसी दौरान कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस ने 40-50 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इसी दौरान संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और संभल के एसपी के बिश्नोई की मौजूदगी में रात्रि में लगातार दबिश डाली जा रही थी, लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको पकड़ा जा रहा था। कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो जिसमें पत्थर बरसाए हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, उनको गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में रात्रि में कल 4 बजे डीएम और एसपी अपनी टीम के साथ बिजली चोरी अभियान और अतिक्रमण अभियान चला रहे थे। साथ ही साथ जो आरोपी पुलिस की तरफ से फरार चल रहे हैं दंगाई, उनको पकड़ने के लिए अभियान चला रहे थे। इसके दौरान सुबह ही तड़का जब हुआ, तड़के में जब इस पतली गली के अंदर घुसे, ये पंजू सराय और खप्पू सराय मोहल्ला होता है, उसके दीपक सराय मोहल्ला होता है, ये जो सपा सांसद है जीवन बरक के करीब 100 मीटर दूरी पर एक पतली गली आती है। उस पतली गली के अंदर एक मंदिर था जो कि शिव मंदिर था, जो कि बरसों से बंद पड़ा मंदिर था। पता ये आता कि 46-47 साल पुराना मंदिर था जो बंद पड़ा हुआ था। उस मंदिर की तरफ जब उनकी निगाह पहुंची तो मंदिर जो था वो जर्जर हालत में था, यानी कि उस पर कबाड़ चढ़ी हुई थी, उस पर जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, उस पर घास जमी हुई थी। तो बुरी तरह से वो मंदिर जो है वो बदहाली पर हो रहा था, क्योंकि वहां पर कोई भी आज तक जल अभिषेक करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जा रहा था। उसमें ताला लगा हुआ था, उस पर कुंडी दीवार लगी हुई थी। साथ ही साथ एक बर्फ पर में एक वहां पर जो पुराना कुआं बताया जाता, पुराना कुआं था, कुआं बताया जाता, पुराना काफी पुराना कुआं था, वो कुआं भी था, वो कुआं भी उससे पाट दिया गया था। साथ ही से एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके ऊपर एक कुआं के ऊपर ही अपना दरवाजा खोल लिया था, जो कि बुरी तरह से प्रशासन ने आज वो जो है बंद करा दिया है दरवाजा के लिए। मुस्लिम दरवाजा है वो बंद करा दिया है। उससे कहा दरवाजा आप अपनी अलग ऐसे खोले। जब जाकर के न्यूज की टीम ने वहां पर सर्वे किया था, सर्वे दौरान बहुत सारे जो तथ्य वो सामने निकल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि प्रशासन ने वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जो एएसपी हैं श्री चंद, वो अपनी निगरानी वहां पर बनाए हुए हैं और पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ वहां पर आज सुबह से ही अभिषेक और पूजा अर्चना करनी शुरू हो गई है और बहुत दूर से वहां पर जैसे संभल है या मुरादाबाद है या अन्य क्षेत्रों से वहां पर जो श्रद्धालु है वो अपनी पूजा अर्चना लेकर अपनी जो है जल से लेकर आ रहे हैं और अपनी मन्नत वहां पर मांग रहे हैं। जिस तरह से वहां पर हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पुराना मंदिर है जो कि किसी कारण यहाँ पर बंद हो गया था। पता ये भी आधा अगस्त 47 में बंद हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, झगड़े दौरान निश्चित रूप से रईस साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ और भी अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमलेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। संभल हिंसा के बाद तमाम सियासत की गई है, कांग्रेस की तरफ से भी की गई है, तमाम पार्टियां कर रही हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मैं किसी व्यक्तिगत एक पार्टी का पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन इस पर जमकर सियासत हुई है। मस्जिद, कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हुआ, एक दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे दिन तय हुआ कि दूसरे दिन सर्वे किया जाएगा। दूसरी बार जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो उस पर पत्थरबाजी की गई। तमाम घटनाएं सबके सामने हैं, आपने भी उस घटना को देखा। उसके बाद तमाम सियासत हुई। अब उसी संभल में जिस जामा मस्जिद पर बताया जा रहा है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था, आज वहां पर फिर से एक मंदिर मिला है। इस मंदिर के भी सबूत मिटाने के पूरी तरह से प्रयास किए गए। कुएं को बंद कर दिया गया, कुएं को दबा दिया गया था, उस पर रेप बनवा दी गई थी सीमेंटेड, ताकि वो पता ना चल सके कुआं है। और जो मंदिर था 300 गज में बताया जा रहा था, वो 20, 25, 50 गज में सिमट कर आ गया। इस मस्जिद पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सियासत अब नहीं नजर आ रही है, कोई आवाज कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से आती नजर नहीं आ रही है कि आखिर ये मंदिर अब क्यों निकल रहे हैं। जामा मस्जिद का हरिहर मंदिर भूल जाइए, आप इस मंदिर का आप जिक्र कोई नहीं कर रहा है। त्रिपाठी जी अनम्यूट कर दीजिए। त्रिपाठी जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी त्रिपाठी जी। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को लेकर चलने वाली और सभी धर्मों में मानने वाली पार्टी है और वो कभी भी नहीं
कि देश में जाति या धर्म के नाम पर लोगों में हिंसा भड़के, वो हमेशा चाहती है कि लोगों के बीच में आपसी मोहब्बत, आपसी एकता और आपसी प्रेम कायम रहे। देखिए, जो भी वहां पे मंदिर निकल के आया है, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि किसने बंद किया या क्या, किसके कुछ कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज राजनीतिक कारण ही हो। योगी जी ने बड़ा लंबा भाषण बयान दे दिया कि कैसे बंद हुआ, क्या बंद हुआ, तो थोड़ा सब्र करना चाहिए था, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तत्कालीन हालत क्या रहे होंगे। लेकिन खोला गया, बधाई पात्र है। देखिए, जो अभी आपने हिंसा की बात कही कि संभल में हिंसा कुछ दिन पूर्व हुई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। शायद सभी लोग यहाँ पे वरिष्ठ हैं, सभी ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, कैसे एक तरफ बिना तैयारी के इतना बड़ा सर्वे कराने आप चले जाते हो, और जो वहां पे हुआ वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी विशेष धर्म या विशेष जाति के। तो उनके लिए पूरा प्रदेश एक नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लेके चलना। तो ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देने से बचना चाहिए। उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा लेकिन को मेरा मानना है करना चाहिए। देखिए, देश में अभी वर्तमान में बड़े दयनीय हालत है। जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है वो चरम पे है। कई कई चीजें खोज के निकाली जा रही हैं। अभी आपने कुछ सुना कि बयान दे दिया कि अयोध्या में ऐसा हमने कर दिया या ऐसा हो गया। तो कुछ चीजें हैं जो कोर्ट की निगरानी में होती है या कोर्ट के आदेश पर होती हैं, तो सरकार को उनका श्रेय लेने के लिए आगे आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये जिम्मेदारी दूसरे डाल के भाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप बताइए, संभल में जो भी हिंसा की शुरुआत हुई, सरकार ने क्या अभी तक कोई उसके लिए कमेटी बनाई? कांग्रेस पार्टी तो तब भी मांग कर रही थी कि एक बात जाइए तो आप मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, एक पूर्व हाईकोर्ट की जज कमेटी बना देते, सारी सच्चाई साफ निकल के आ जाती। देखिए, देश, भारत देश एक अनेकताओं में एकता का देश है, और यहाँ पर दर्जनों धर्म है और हजारों संस्कृतियों मानने वाले लोग हैं। तो इनकी आस्था अलग अलग अपने भगवान में, पीर में, सब में हो सकती है। लेकिन हमारा सबका एक मानना है कि कैसे भारत देश की जो स्थिति है वो आगे बढ़े, कैसे देश का विकास हो, राष्ट्र सर्वोपरि की नीति लेके जो व्यक्ति काम करता है वही असली हिंदुस्तानी होता है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, क्योंकि जो राष्ट्र है वो संविधान से चलता है। और राहुल जी पिछले एक लोकसभा चुनाव से ही आपने देखा होगा कि कैसे संविधान की दुहाई लेके पूरे देश में गए, संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अपने हक के लिए जागिए, अपनी न्याय के लिए जागिए। देखिए, संभल में उन्होंने जो किया है बहुत ही अच्छी बात है। कुछ आपके एफर्ट निकल के आए हैं, हो सकता है कि कैसे, क्या सोर्सेस थे आपके, या आपने एक बिजली चोरी का बहाना दिया, वो आप जानिए। लेकिन देश में इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई एक बड़ा अहम मुद्दा है, बेरोजगारी इससे भी बड़ा मुद्दा है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, एनसीआरबी का डाटा कहता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं निश्चित रूप से अमलेंद्र जी, निश्चित रूप से मुद्दे कई हैं, लेकिन कई ऐसे धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर आंख मूंद लेने से जो चीजें हैं वो आगे जाकर बड़ी हो जाती हैं। उन पर क्या आंख मूंद लेना ठीक है? संभल की अगर इस घटना की, अगर प्रशासन वहां बिजली चोरी ना देखने जाता, बिजली चोरी हो रही थी बड़े पैमाने पर, छत पर पावर हाउस बना रखा था, कितने अवैध काम वहां हो रहे थे, 100 घरों की सप्लाई वहां से हो रही थी ये, और वहां बिजली विभाग के अफसर जाने से डरते थे, कोई जाना नहीं चाहता था। और जब बिजली चोरी रोकने के लिए जांच पड़ताल वहां करने के लिए टीम गई तो पता चला कि वहां ये मंदिर था जिसको पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया गया। एक 300 गज का बताया जा रहा है ये मंदिर था वर्ग गज में, और अब लगभग 40 से 50 गज में बचा है। यानी कि यही मंदिर अगले 50 साल के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाता। फिर अगर कोई इसको, इसी मंदिर का जिक्र करने जाता तो ऐसे ही तमाम विवाद होता, जामा मस्जिद जैसा और तमाम जैसे अन्य मस्जिदों पर दावे किए जा रहे हैं। अमलेंद्र जी, आपने अभी बात बोली, अनम्यूट कर लीजिए अमलेंद्र जी। अमलेंद्र जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना जी। अमलेंद्र जी, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही।
चलिए अमृत जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद जी, आपका चर्चा में स्वागत है। मोहम्मद साजिद जी, संभल की घटना कुछ दिन पहले हुई है जिसमें 4 लोगों की जानें भी गईं और इस संभल की घटना पर तमाम राजनीति भी हुई। जिस जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इतनी बड़ी हिंसा हुई और बताया जाता है कि उस जामा मस्जिद के नीचे पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, बाद में जामा मस्जिद बनाई गई, ये दावे किए जा रहे हैं और ये तो खैर जांच का विषय है और जांच हो भी रही है कि आगे जो भी तथ्य होंगे वो निकल के आएंगे। लेकिन अब उसी जामा मस्जिद के आसपास ही सपा सांसद जो बर्क है उनके घर के आसपास ही एक ऐसा मंदिर प्रशासन ने खोजा है जो लगभग 400 से 500 साल पुराना है। 46 साल बाद इस मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं। पूरा मंदिर लगभग कब्जा लिया गया था, उसको मिटाने का प्रयास किया गया था। एक कोने में छोटा सा मंदिर बचा हुआ था, बाकी पूरी उसकी जो आसपास की जगह थी कुएं को भी छुपाया गया था। अब मंदिर जब मिला है तो न तो सपा इस पर सपा भी मौन साध चुकी है, कांग्रेस भी मौन साध चुकी है, जबकि मस्जिद पर और संभल की इस घटना पर तमाम शोर मचाया गया आप लोगों के द्वारा। क्यों चुप है भाई? मंदिर पर भी कुछ बोल दीजिए, दो शब्द। देखिए, सबसे पहले जी कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में उलझा कर जो देश के मुख्य मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं दिमाग भटकाना है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे 15 लाख खाते में आना हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार हो, चाहे महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो। और देखिए, इतना बड़ा मसला है ही नहीं जितना लोग किए जा रहे हैं जी। बरेली में एक मंदिर है चुन्ना मियाँ का, जिन्होंने एक मुस्लिम थे फजलुर रहमान खां और चुन्ना मियाँ, उन्होंने मंदिर बनवाया। तमाम बरसों से वहां लोग पूजा पाठ करते हैं। 16 मई 1960 को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। उसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति उन्होंने पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। यहाँ और एक मंदिर है, पुराना शहर के कटकुइया इलाका पड़ता है, उस कटकुइया में एक मंदिर है जहाँ की देखभाल वहां के मुस्लिम लोग करते हैं। वहां के धीरे धीरे जो है वो लोग अच्छी शहर की कॉलोनियों में चले गए। पहले भी लोग वहां कम थे और मुस्लिम भी गए बड़ी संख्या में, क्योंकि वो पुराना मोहल्ला है, कार तक नहीं पहुंच पाती। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होता गया वो अपने कॉलोनियों में और शहर के अच्छे हिस्सों में चला गया। लेकिन आज भी वहां मंदिर की हिफाजत वहां के मुस्लिम करते हैं। वहां की रंगाई पुताई सफाई जो अब अपने उनके घरों पे पेंट रंगाई पुताई होती है तो वो मंदिर में भी करते हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे आपको किस्से मिल जाएंगे। और एक कैंट जगह पड़ती है, वहां पे कैंट में एक मजार है, वहां पर साफ सफाई एक शर्मा जी करते हैं। तो ये भारत है, यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैनी सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब देश में लगातार जो है वो आज तक यूपी में कोई मुख्यमंत्री ऐसा तो रहा नहीं कि मुस्लिम हुआ हो। वहां जिस स्वरूप में मंदिर था आज भी वहां मंदिर है। किसी ने मंदिर पर वो किया हो तो कहीं ना कहीं अगर उस पर कुछ होता तो स्वरूप वैसा ही कि वैसा है, भले ही वो ना खुला हो। लेकिन वहां के लोग जो थे वो कितने आस्थावान रहे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के भी। यही हिंदुस्तान है कि उन लोगों ने उस मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसके स्वरूप से कुछ नहीं की। अब बाकी तो उसको कितना ही अगर मंदिर और मस्जिद में उलझाए रखेंगे तो देश के और तमाम मुद्दे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बल्कि एक शेर कहना चाहता हूँ, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो जिस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया भी इसको बढ़ा रही है लगातार ऐसे मुद्दों को, ये एक अच्छा मीडिया के लिए भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा और जो नफरत फैलाना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी शामिल है। तो ये आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मोहम्मद साजिद अगर हम मस्जिद की बात करते हैं तो ठीक है, अगर मंदिर की बात करेंगे तो हम वायस हो गए, हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर यही आपका पैमाना है तो ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ चौधरी वकील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी वकील अहमद आपके पास आएंगे, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। चौधरी वकील अहमद जी, संभल की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि गंगा जमनी जो तहजीब है देश की वो सलामत रहे, लेकिन जब संभल जैसी घटनाएं होती हैं, संभल की जब घटना होती है कोर्ट के आदेश के बाद
टीम सर्वे के लिए पहुंचती है और उस दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, अगले दिन सर्वे करने पहुंचती है तो टीम पर पत्थरबाजी की गई, जबकि रास्ता दूसरा अपनाया जा सकता था। कोर्ट उच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता था, सर्वे पर रोक लगवाई जा सकती थी, कोर्ट का रुख किया जा सकता था, लेकिन उस भीड़ ने पत्थरबाजी करना बेहतर समझा। ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं फिर इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि मस्जिद पर सर्वे के दौरान लोगों की 4 बेगुनाह लोगों की, मुझे नहीं पता वो गुनहगार थे या बेगुनाह थे, लेकिन 4 लोगों की जान गई इस मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में। अब मस्जिद के मुद्दे पर तमाम शोर शराबा हुआ। अब मंदिर जब वहां निकला है, चूंकि जामा मस्जिद के नीचे भी हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा था, अब एक मंदिर फिर वहां निकला है, कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस पर भी 2 शब्द बोल देना चाहिए। वकील अहमद जी, ये विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? वहां पे मंदिर जो है, मंदिर बगैर खुदाई हुए मंदिर, उस आबादी के अंदर एक परसों भी आदमी आके, जो मालिक थे वहां के, मकान जिनका था वहां पे, वो खुद उन्होंने आके ताला खोला और उसके बाद ये बताया कि ये मंदिर हम लोग जब 78 में यहाँ से चले गए, 1978 में, उसके बाद से जिस कंडीशन में मंदिर को वो छोड़ के गए, वो मंदिर आज भी उसी की कंडीशन में है। इससे आपको अंदाजा ही लगाना चाहिए संभल के लोग किस तरह से, कितनी शांति प्रिय लोग हैं वहां पे। और ये सिर्फ सरकार के जो है तरफ से इसको जो है सांप्रदायिक रूप देना, संभल को बदनाम करना, मुस्लिम आबादियों को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन चौधरी वकील अहमद जी, आप कह रहे हैं कि मंदिर का स्वरूप नहीं बदला गया। 300 गज में ये मंदिर बताया जा रहा था वहां पर जो अभी मौजूद कुआं था जिस पर अतिक्रमण हटाया गया, उसको पाट के चबूतरा बनाने का प्रयास किया गया और बाकायदा वहां पर पूरा अतिक्रमण किया गया था। और इस पर आपके पास क्या कोई वीडियो या साक्ष्य है या एएसआई ने रिपोर्ट दी है? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही बात आप अरे मोहम्मद साजिद जी, वीडियो है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, हम वीडियो लेकर आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप क्या बोल रहे हैं? अब आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप अपने मोबाइल को देख लीजिए, ठीक से आवाज आपको क्यों नहीं मिल पा रही, लेकिन हम वीडियो लेकर आए हैं। उस अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, कुएं पर जो कब्जा था उस कब्जे को हटाया गया है। या आप गलत कह रहे हैं, कुएं पे किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं था। जब वहां पे मकान मालिक ने आके अपना ताला खोला, उन्होंने खुद बयान दिया है, ये मकान जो चीज जैसे थी वो उसी कंडीशन में वहां मिली है उनको। 1978 से लेके 2024 तक के आज तक के किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो ताला भी उसी कंडीशन में खोला है उन्होंने, अपनी ही चाबी से ला के सबके सामने। वो प्रशासन ने खोला या मकान मालिक ने खोला है? मकान मालिक ने ये खोला है भाई। मकान मालिक ये तो प्रशासन की तरफ से वहां बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है वहां पे। भाई आपकी अलग ही कहानी है कि वहां पर जब उसका कोई अब जिसके 1978 में जिसका उस पर मालिकाना हक था, बताया जा रहा है कि उसको बेच दिया गया, प्रशासन ने ताला खुलवाया है। और वो तब जब वहां प्रशासन बिजली चोरी की घटना को जांच करने गई तब प्रशासन को पता चला। वकील अहमद जी, आपकी स्लो आ रही है। चलिए वकील अहमद जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, संभल मुद्दे पर पूरे देश में सियासत हुई, संसद में भी तमाम आवाजें उठाई गई और जिस मंदिर और मस्जिद की सियासत की वजह से यह संभल की घटना घटित हुई, एक और मंदिर संभल में मिला है। लगभग 400 से 500 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है। 46 साल बाद इस मंदिर के कपाट खुले हैं और अब जो है इस पर हालांकि अब किसी राजनीतिक पार्टी की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि क्या प्रशासन ने रातों रात इस मंदिर को थोड़ी बनवा दिया है? ऐसे ही तमाम मंदिर हैं जिस पर कब्जा हुआ है। उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाए। रजनीकांत जी, मैं तो इसे इस नजरिए से देखना चाहूंगा जी कि देश में अगर यूं कहा जाए कि आंख का तारा मुस्लिम है जी, तो हिंदू उसके प्राण है। और जो केरल के राज्यपाल हैं उन्होंने भी, आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो भारत का मुसलमान है वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में जो मुसलमानों की हालत है उनसे सबसे अच्छी हालत में है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो चीजें सर्वे हो रहे हैं और सर्वे में चीजें निकल के आ रही हैं जी,
तो अगर मान लीजिए इस्लाम भी देखिए दूसरे धर्म की इज्जत करता है और सनातन धर्म भी दूसरे धर्म की इज्जत करता है, तो ऐसा क्यों हुआ जब लोगों को पता चल रहा है ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उनके जो धार्मिक स्थल है उन्हीं के पर दूसरे धार्मिक स्थलों को बनाने की जरूरत पड़ गई जी। तो सियासत तो देखिए आज से नहीं, सियासत तो होगी ही। थोड़ा सा आप महाभारत याद कर लीजिए, बात सिर्फ इतनी ही तो थी कि भाई हमें जो है 5 गांव दे दीजिए, नहीं हम तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो जब हिंदू और मुस्लिम भारत में एक प्राण और आंख का तारा के रूप में है, तो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है कभी, भले ही 500 साल, इसे आप यूं क्यों नहीं कह सकते कि ये एक क्रिया की बहुत देर से हुई प्रतिक्रिया है जी। आखिर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अगर आप इसे राजनीति के नजरिए से देखें, दो लोगों में बांटते हैं हम लोग, तो ऐसा क्यों होता रहा पीछे से कि बहुसंख्यक जो है वो आंख के तारे ने जो भी कुछ किया वो उसको अपने सर पर माफ करता रहा। होना भी चाहिए, बड़े भाई का ये तकाजा भी है कि वो जो छोटे भाई के लिए, छोटे भाई ज्यादती भी कर जाते हैं कभी कभी, तो उसे माफ कर दिया। अब इससे पहले मुझे लगता है, मतलब आजादी के बाद आ जाइए, आजादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक को ये महसूस हुआ कि हमारे साथ ये पहले भले 500 साल पहले हुआ, ये थोड़ा गलती हुई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं उठ रही थी। आवाज केवल बहुसंख्यक की उठ रही थी कि भाई ठीक है, छोटे भाई हैं, सरकार का फर्ज है, छोटे भाई अगर जो गलती कर जा रहा है तो इसको चलो संरक्षण दे दो। ये होता रहा जी। तब क्या तब राजनीति नहीं थी? अगर आज ये राजनीति हो रही है, राजनीति तो होगी। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। जो आम मुसलमान है या आम हिंदू है, उसको क्या लेना देना है इन सबसे? उसको रोजी रोटी की चिंता है, वो अपने काम में लगा हुआ है। सरकार मदद दे रही है, इट्स गुड। अगर सरकार मदद नहीं भी दे रही है तो भी वो अपना काम तो चला ही रहा है, जो कॉमन मैन है। अब सवाल ये है कि एक आधार पर कुछ समय पहले तक जो है वो वोटों की खेती की जाती रही, और अब उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप चीजें सामने आ रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि दोनों पक्षों को बात ये भी उठती रही है, आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं मानस जी कि बात ये उठी थी शुरुआत में जब ये हमें कि अयोध्या मथुरा काशी चाहिए, हमें 3 दे दीजिए, हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। 3 दिए, मतलब उनमें से 1 मिला और बाकी, तो मैंने इन सब झगड़ों से कुछ हासिल होना नहीं है। बात सही है, हमें फोकस करना चाहिए विकास पे, हमें फोकस करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको काम कैसे मिले, उसकी आप बात सही कह रहे हैं। ये सरकार इन्हीं सब चीजों से आते हैं वकील अहमद जी, आते हैं रजनीकांत जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, आते हैं आपके पास बात। लेकिन जहां तक वकील साहब कह रहे थे कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, तो भाई मुझे ये बता दीजिए क्या दूसरी पार्टियां ऐसा वैसा नहीं करती रह रही? नहीं कर रही? किस लिए? वोट के लिए। बिल्कुल। कोई यहाँ भजन करने तो आया नहीं है, सब लोग सत्ता के लिए आए हैं, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो। उन्हें भी सत्ता चाहिए किसी न किसी रूप में, इन्हें भी सत्ता चाहिए किसी न किसी रूप में। आप ऐसे चल रहे हो तो हम भी ऐसे चल रहे हैं। तो सियासत तो होगी, सियासत से निश्चित रूप से। बहुत शानदार बात आपने कही रजनीकांत जी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो इस विषय पर और भी गंभीर चर्चा होगी। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं और रईस अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ संभल से जुड़े। रईस आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। हिंसा पर शोर, मंदिर पर मौन क्यों? इस खास चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंद्र त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता,
हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीकांत, विशेष पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चौधरी वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी आ चुके हैं चर्चा में। राजेंद्र तिवारी जी, अभी काफी देर से इस चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको अपना राजनीतिक मोहरा बनाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में जो मंदिर मिला है उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या रातों रात प्रशासन ने बनवा दिया इस मंदिर को? चूंकि संभल की घटना पर तमाम सियासत हुई, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने खूब सियासत इस पर की है, संसद से सड़क तक खूब शोर मचाया है। हालांकि इस संभल में मंदिर मिलने के बाद किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी है और आईना दिखाया है विपक्षी पार्टियों को। क्या कहेंगे आप? तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, फोन अपना अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी। हेलो जी जी तिवारी जी, आवाज आ रही है। आ रही है ना? मैं ये कह रहा था मनोज भाई जी कि ये लोग ये मंदिर एकाएक मिल गया, नहीं तो ये लोग कहते कि मुख्यमंत्री ने यही ने कहा कि ये कहते कि ये रातों रात बनवा के इन्होंने एक नया खेल खेल दिया। देखिए, अगर इन लोग उस पर जाइए, हरिहर मंदिर पर जाइए, हम लोग हरिहर मंदिर की जो लोग बात कर रहे थे, जो वो शाही मस्जिद की जो बात हो रही थी, अब वो बतिया तो साफ निकल रही है कि नहीं निकल रही है। पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल जिम्मेदारी ये है कि अगर हम हिंदू की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो हम सांप्रदायिक हैं। और जो हम हिंदुओं की बात करने वाला सांप्रदायिक है, बाकी वो लोग है विकास की बात की चल रही है, केवल मंदिर की बात चल रही है। का विकास नहीं हो रहा है यूपी में? का वो 7 वर्षों में जो हो गया वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? हर जिलों में जो विकास हो रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? केवल एक बात ये कि जो भी प्रवक्ता आएगा वो यही कहेगा विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। विकास जैसे हो ही नहीं रहा, न केंद्र सरकार विकास कर रही है, न प्रदेश सरकार विकास कर रही है। अगर एक अन्याय है, अन्याय के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लोग स्टेटमेंट दे दे, अगर हम उसका प्रतिवाद करते हैं तो हम सांप्रदायिक है। हम हरिहर मंदिर की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक है। वो लोग पूरी तरीके से तैयारी के साथ है, पूरा देश देख रहा है, पूरा पिक्चर देख रहा है कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। उस पर कोई किसी को नजर आती नहीं, कोई दरार। घर के दीवारों पे चिपके हैं इतने इश्तहार, बच के चल सको ऐसी राह गुजर नहीं, राह में मुर्दे खड़े हैं बेशुमार, वो स्थिति है बिल्कुल एकदम। अगर हम अभी किसी भाई ने कहा, आवाज तो कम आ रही थी, लेकिन किसी भाई ने एक बात कहा कि काशी की बात अगर कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो हिंदू बात नहीं करेगा, अपने तीर्थों की बात नहीं करेगा, तो मक्का की बात करेगा क्या? ये बात करना कहां से, कौन सी बुराई है? और ये जो हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात कीजिए। तो हिंदुस्तान की तो मैं बात कर रहा हूँ। काशी मथुरा हिंदुस्तान में नहीं आते हैं क्या वकील अहमद जी? ये मक्के की बात कहां से आ गई? नहीं, काशी मथुरा तो हिंदुस्तान में ही आते हैं ना वकील अहमद जी, आते हैं। वकील अहमद जी, तिवारी जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आएंगे। आप ये 46 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो जो मृतक है, जिनको मारा गया, जो वहां से पलायन कर गए, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। और ये कह रहे हैं, देखिए आज अगर ये भी 46 साल का खेल था, अभी कुछ दिनों के बाद ये हो जाता, एक मस्जिद बन जाती, और फिर हम 100 साल के बाद अगर ये कोई बात कहता कि वहां एक शिव मंदिर था और तो वो गलत हो गया। 1978 से 2024 तक के वहां पे जो है मस्जिद ही बन गई। वो जैसे मंदिर था वो आज तक सुरक्षित वहां पे रहा। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षित था। कल अगर ये वहां आज कुआं पाट के बन गया कि नहीं बन गया, रास्ता बना कि नहीं बना, द्वार बना कि नहीं बना, कल वो मंदिर तोड़ के मस्जिद भी बन सकती थी या घर बन जाता। आपने ये चीज नहीं देखी कि मकान मालिक ने आके खुद अपने हाथ से चाबी से खोला है उसको, मकान को खोला है, उन्होंने कहा कि जो चीज जैसे थी वो चीज इसी तरीके से है। नहीं, इसकी जानकारी कुआं पाटा गया, इसकी जानकारी न तो मोहम्मद साजिद जी के पास है, न वकील अहमद जी के पास है। ठीक है तिवारी जी, हम आपके पास आते हैं। ये सब नहीं रहेगा इन लोगों के पास। ठीक है तिवारी जी, हम आपके पास आते हैं। वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए। वकील अहमद जी, रजनीकांत जी ने बहुत ही अभी शानदार बात कही है, और उन्होंने
इसको राजनीति तो साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया, कुछ समय पहले अगर क्रिया हुई है तो उसकी अगर प्रतिक्रिया ही मान लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम, एक और बात उन्होंने कही कि मोहरा बनता नजर आ रहा है। अगर संभल में कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो भी रहा था तो क्या सर्वे होने के बाद उस तुरंत क्या वहां मंदिर बन जाता या तुरंत कब्जा हो जाता, यथास्थिति तब भी रहती। लेकिन मुस्लिम पक्ष को जिस उग्र भीड़ ने हमला किया या तमाम उग्र प्रदर्शन हुए, 4 लोगों की उसमें जान भी गई, क्या और भी रास्ते अख्तियार नहीं हो सकते थे? कोर्ट जाया जा सकता था, वहां से सर्वे पर रोक लगाई जा सकती थी, उच्च न्यायालय जाया जा सकता था। लेकिन ये जो मनोज भाई, मैं आपकी बात काट के ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि एक ही दिन में, जिस दिन कोर्ट में फाइल जाती है उसी दिन सर्वे का ऑर्डर हो जाता है। सर्वे के ऑर्डर वहां से पहुंचने में कुछ भी वक्त नहीं लगता है, वहां पे प्रशासन बिल्कुल तैयार बैठा होता है। तो इससे आपको ये नहीं पता चलता कि ये सारी चीजें सुनियोजित तरीके से की गई हैं। तो या कि मुख्यमंत्री या किसी ने भी इतनी संवेदना दिखाने की कोशिश की कि जो लोग वहां मरे हैं तो उनके लिए भी 2 शब्द कह दिए जाए। और हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदाई करनी है। हर जगह तो पूरा देश पड़ा हुआ है खोदने के लिए, हर जगह खुदाई हो सकती है। हर चीज को खोद डाला जाए, एक खोदने का अभियान ही चला दिया जाए हर चीज को खोदने के लिए। नहीं तो कहां अभी कौन कौन सी जगह बता दीजिए, 2-4 जगह जो जहां खोद डाला गया बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन सी जगह खोद डाली गई। मस्जिद राम जन्मभूमि को खोदा गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इसके नीचे ना मंदिर, ना इसके नीचे कोई मंदिर था। कमाल करते हैं भाई, जो है मूर्तियां जो कोर्ट के आदेश पे ही बना है। अभी अमलेन अब कोर्ट के आदेश पे ही बना है। अभी हो रही थी बात की कोर्ट का श्रेय लेते हैं, अब जो कोर्ट के आदेश पे ही बना है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें थी सारी चीजें मानी, उसके बाद कहा कि बहुसंख्यकों के हिसाब से फैसला होगा। भाई कोर्ट ने फैसला दिया है, मस्जिद की जगह भी दी है, मंदिर की जगह दी है, आप कोर्ट भी नहीं मानेंगे। किसी को उन्होंने उसमें लाल कृष्ण आडवाणी या जितने लोग थे उनको सबको तो उसमें से बरी किसी को नहीं किया। क्या कि जो भी चीजें हुई हैं ये गलत हुई हैं। वहां मंदिर रखी गई, ये भी गलत हुआ है। वहां पे जो उसके अंदर ताला डाला गया वो भी गलत डाला गया, नमाज के लिए रोका गया ये भी गलत रोका गया। उसके नीचे कोई मंदिर का सबूत नहीं मिला है। लेकिन कितने सबूत चाहिए इस चीज के लिए? लेकिन कोर्ट वो सबूत आप टीवी चैनल पर सबूत नहीं, कोर्ट में आप सबूत रखिए। क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं आपको? कोर्ट से ही राम मंदिर का रास्ता बना है। अभी तरीके से माना है कि वहां मंदिर नहीं था। अभी क्या बात है, अभी मस्जिद नहीं बना गई ये तो। अरे वकील अहमद जी, अभी कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि अब किसी भी कोर्ट में नई याचिका मंदिर और मस्जिद से जुड़ी कोई नई याचिका नहीं पड़ेगी। नई 91 से ये चीजें तो फाइनल थी, उसके बाद कितनी पिटीशन ले ली गई वहां पे और हर चीज को लेकर मुद्दा बना दिया गया यहाँ पे। नहीं तो जिस चीज पे आदमी को बात करनी चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, चलिए विकास बिजली पानी की बात कर लेते हैं। वकील अहमद जी, बिजली पानी की बात कर लेते हैं। संभल में जिस जगह बिजली चोरी की सूचना के बाद वहां पर टीम पहुंची, एक छत के ऊपर पावर हाउस बना हुआ था, 100 घरों की वहां से बिजली सप्लाई हो रही थी, चोरी की जा रही थी। यह कौन सा विकास था? जो चोरी की जा रही थी, जो लोग कर रहे थे वो गुनहगार, उनको सजा मिलनी। कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? कौन थे बता दीजिए आप। ये विकास, ये चोरी पकड़ी जाना, ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। ये इतने जो लोग कार्रवाई कर रही है उसके लिए किसने माना किया आपसे? नहीं, विकास जो गलत जहां होगा वहां पर कार्रवाई होगी नहीं होगी? अरे जब मुख्यमंत्री जी फिर आप कहेंगे कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है, जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अरे ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है कि ठोक देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। अब इस नहीं, जो गलत है वो गलत है। ठीक है। वकील अहमद जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ मोहम्मद साजिद जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ। साजिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, थाने के रजिस्टर पर दर्ज होते हैं जी। ये भी थाने के रजिस्टर पर दर्ज होगा। और अगर नहीं था तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है जी। और ये दर्ज था
उसके बाद ही जो है वो वहां आप बताइए कितने जिलों में डीएम और एसएसपी बिजली चोरी पकड़ने जाते हैं। बिजली विभाग की अपनी पुलिस होती है, अपनी विजिलेंस होती है, अपना तमाम स्टाफ होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्लान तरीका उस घटना को मोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर अगर बिजली चोरी हो रही थी, ये बिजली विभाग का काम है, उसके पास विजिलेंस से लेकर अपनी पुलिस फोर्स सब कुछ होता है, वो वहां पर उसको पकड़ना चाहिए था। तमाम जिलों में पकड़ी भी जाती है, लेकिन घटनाओं को मोड़ने के लिए कहीं ना कहीं पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि संबल हिंसा कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। इतनी बड़ी वहां पे पहले दिन जो है वो याचिका डाली गई और बर्थ बैक भी नहीं माना गया, और उसके बाद तुरंत शाम को, जबकि 10 से 5 बजे तक सर्वे होते हैं, रात में सर्वे हुआ, और वो भी 13 तारीख को वोटिंग थी, और 13 तारीख को वोटिंग को टाल के 20 तारीख को किया गया, 19 को याचिका डाली गई, और मतदान से 8 घंटे पहले जो है वहां सर्वे कराया गया। एक बार सर्वे हो गया शांति के साथ, फिर दूसरी बार सर्वे हुआ, किस तरीके के लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, ये तमाम चैनलों पर दिखाया गया है, भले ही आपने ना दिखाया हो। तो जब उसके बाद जो है वो फिर बवाल कराया गया, और किसने किया है, कहां से पत्थरबाजी हुई है, ये सब चीजें लगभग तय हैं, इसीलिए जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि जो पीड़ित अस्पतालों में है, कभी जेलर को हटा दिया जाता है कि मिलाई करवाने, क्या नियम नहीं है? क्या जेलर बिना नियम के मुताबिक मिलाई करा रहा है किसी से जो वहां पे बंद है? तो जब वो बंदी अपनी बात बताते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, तभी जेलर को हटा दिया जाता है, 3 दिन बाद जो है वो कारागार अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें खुल रही है, वहां के लोगों से कभी तहरीर पूछ ली जाती है, लोगों को जाने नहीं दिया जाता कि शांति नहीं है। शांति नहीं है तो कितने दिन शांति में लगेंगे? 15 दिन से अधिक का समय हो गया। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर सरकार को ये मालूम था कि साहब यहाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर पर्याप्त फोर्स क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं सर्वे के लिए फिर एक टाइम देना चाहिए था, दोनों पक्षों को लोग लेना चाहिए थे। और जब कहीं भी ऐसे सर्वे या कुछ भी होते हैं तो उसके लिए वहां बाकायदा रजिस्टर होते हैं, जो वहां के प्रमुख लोग होते हैं, जो आपराधिक लोग होते हैं, उन पर निगाह रखी जाती है, शांति समितियां होती हैं, सबको एक्टिव किया जाता है, तब सर्वे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना केवल कुनरकी के चुनाव को लेकर थी कि हम अगले दिन वोटिंग होनी है, चुनाव जीतना है, इसके लिए पूरी फील्डिंग सजाई गई थी। और रही बची है चुनाव 13 तारीख के बजाय 20 तारीख को करके 19 को वहां याचिका डलवा के और तुरंत उस पर सर्वे का आदेश करके रात के 11 बजे और सर्वे के लिए भेज दिया गया। हो सकता है साजिद जी, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, विकास की बात 33.50 लाख करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छापाया कि इन्वेस्टर बीट में आया है, किस जिले में फैक्ट्री लग गई। आज किसान देखिए रात को जागता है। नहीं ठीक है साजिद जी, हो सकता है आप जो कह रहे हो ठीक हो। और साजिद जी आप देखिए गौशाला के पास वहां कितनी गाय पड़ी थी, अगर यही किसी और के घर के पास मिल जाती कितना बवाल होता। मथुरा में कितना बवाल चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। गौशाला के बाहर साजिद जी सुनिए, बेरोजगारी में हम दुनिया में 7वें नंबर पर आ गए हैं, महंगाई में हम कहाँ पहुंच गए हैं। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में किस तरीके से घोटाला हुआ, ईडी सीबीआई की जांच जिसके खिलाफ हुई और उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दिया और उसकी जांच खत्म हो गई। अब दूसरे मुद्दे पे नहीं, दूसरे मुद्दे पे नहीं साजिद जी, दूसरे मुद्दे पे नहीं। ठीक है साजिद जी, आपकी बात आ गई। अमलेंद्र जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, हम उनके पास आएंगे। अमलेंद्र जी, लगातार ऐसी घटनाएं जब होती हैं उसमें सियासत होती है, लोग उसका मोहरा बनते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सियासत करके अपना राजनीतिक फायदा उठा ले जाती हैं। अभी हमारे सपा प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इसके लिए की जा रही थी तैयारी और उसमें वो सफल रहे। अब हम वो नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन सियासत ऐसी घटनाओं पर सियासत होती है, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम और खासकर धर्म से जुड़े मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? या तो हिंदू मुस्लिम में पढ़ना नहीं चाहिए, और या अगर बात होनी चाहिए तो दोनों लोगों की बात करनी चाहिए, ताकि कल यह आरोप ना लगे कि एक पक्ष की बात कोई पार्टी कर रही है। लेकिन यहां तो राजनीतिक पार्टियों के अपने सब मोहरे तय हैं, कौन कहां जहां जो फिट बैठता है वो मोहरा अपना चलते हैं राजनीतिक पार्टियों को लोग। अनम्यूट कर लीजिए त्रिपाठी जी। बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी देके सत्य साथी, कैसे वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है अपने फायदे के लिए इस देश को, इस प्रदेश को धर्म और जात के नाम पर लड़ाने का कार्य कर रही है। मैं मानता हूं जो चीज कमियां हैं आप उसको इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, सुधारिए ना। आप सत्ता में हो,
लोगों ने आपको वोट दिया है, इसलिए चुन के आए, लेकिन आप हर छोटी मोटी चीज को इतना हाईलाइट करके लेके जा रहे हैं। आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, या आपका एनसीआरबी डाटा कहता है। अभी हमारे साथी ने बताया कि कैसे ईडी और आईबी, जो इंटेलिजेंस, ईडी, सीबीआई या जो भी इनके खुफिया एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने खुद देखा कैसे मध्य प्रदेश में एक व्यापारी के साथ कैसे अत्याचार किया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं निकल के आ रही है, जहां उस तरफ ध्यान न जाए, ऐसी समय समय पर घटनाएं निकाली जाती है, कभी महाराष्ट्र में, कभी उत्तर प्रदेश में, और खासकर जो भाजपा के ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे एक जो नेता है, जो हमेशा ही गलत बयानबाजी करते हैं, हमेशा ही एक ऐसे बयान देते हैं जिससे लोगों के अंदर एक मनमुटाव फैले, या लोगों के अंदर एक द्वेष की भावना निकल के आए। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ इंद्रेश जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। संभल में आज संभल के मुद्दे पर हम चर्चा लेकर बैठे हैं। इंद्रेश जी, 400 से 500 साल पुराना एक मंदिर संभल में मिला है। 46 साल बाद इस मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं। हालांकि मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया, लेकिन बड़ा सवाल है कि मंदिर को अब तक वहां पर लोग पहुंचे क्यों नहीं। प्रशासन ने ताला खुलवाया है और वहां पर जो कुआं वगैरह था उस पर कब्जा बाकायदा किया गया। ये कहना चाहता हूँ कि जब अभी तक के मंदिर पे कोई कब्जा नहीं हुआ था, तो ये मंदिर मिला कहां? भाई वकील अहमद जी आपके पास आते हैं। भाई वकील अहमद जी, आप सुन लीजिए, अब उनकी बारी है, उनको सुन लीजिए। इंद्रेश जी, हमारा सवाल है कि मस्जिद के सर्वे के दौरान तमाम सियासत हुई, तमाम चर्चा हुई, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन अब मंदिर मिलने के बाद वहां कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है कि आखिर अब ये मंदिर क्यों मिल रहे हैं और अब मंदिर पर कब्जा क्यों हो रहा था। वहां पर कुएं पर कब्जा बाकायदा किया गया था, उसको बुलडोजर चला के साफ कराया गया है। इंद्रेश जी, देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पर समय मिला है अपनी बातों को रखने के लिए। और दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि मानस जी, मैं एक बात आपको सिद्ध कर दूं जिम्मेदारी के साथ में, केवल संभल की ही बात ना किया जाए, जहां जहां भी जाएगा वहां पे हमारे ईश्वर ही मिलेंगे। मस्जिदें बनाई गई, मुझे इसकी तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़ के, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़ के? बिल्कुल। मैं जहां जहां पर खुदाई करवाएंगे, हिंदू जहां भी खुदाई करवाएगा, केवल मंदिर ही मिलेगा। दूसरी बात, संभल में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, वकील अहमद जी आ रहे हैं, वकील अहमद जी आ रहे हैं। भाई इंद्रेश जी को सुन लीजिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैंने आपको सुना, आप सुनने की क्षमता भी रखिए ना। कभी कभी व्यक्ति कहता है कि मोहल्ला बड़ा शांत है, ये मोहल्ला सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया कि मस्जिद तो मंदिर वकील जी, मस्जिद बनाई गई। वकील अहमद जी आ रहे हैं आपके पास, आप सारी जानकारी दे दीजिएगा। वकील अहमद जी आ रहे हैं आपके पास, सारी जानकारी दीजिएगा आप। इंद्रेश जी बोलिए आप। जी, मैं ये कह रहा था, कभी कभी ऐसा होता है मानस जी कि व्यक्ति कहता है ये मोहल्ला बड़ा शालीन है, इस मोहल्ले में बड़ी शांति रहती है, लेकिन वहां पर बात ये होती है कि उस मोहल्ले में रंगदारी चलती है। अच्छा, रंगदारी का मतलब क्या है? जैसे संभल में अभी तक तो मंदिर बंद था, अभी तक उस मंदिर पे कब्जा करके रखा गया था, कोई नहीं पाया। मामला वहां पे क्यों लिए हैं कि हम ये समझते रहे कि वहां पर कुछ नहीं, वो मामला बड़ा शांत है, लेकिन वहां पर गली के मोहल्ले के कुछ गुंडे आकर के रंगदारी लिया करते थे, और उसी रंगदारी के टेस्ट में आकर के, उसी रंगदारी के खौफ में आकर के, उसी के दुख में आकर के हिंदू समाज बोला नहीं। आज इस बात का मुझे दुख है, इस बात हिंदू समाज कब तक शांत है? इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और संभल में भी मंदिर नहीं, पूरा मंदिर में तब्दील होने जा रहा है। जिस प्रकार से संभल में हिंसात्मक कार्रवाई की गई, जिस प्रकार से संभल में अभी पिछले महीनों से देखा जा रहा है कि संभल को हर प्रकार से कुरुक्षेत्र बनाया जा रहा है। संभल इसके लिए नहीं जाना जाता था मेरे भाई, संभल सौहार्द के लिए जाना जाता था, संभल प्रेम के लिए जाना जाता था, संभल हमारे आपके बीच वैमनस्यता मतभेद सबको एकात्मकता के रूप में संभल में अब शुरू हुआ है। ये केवल ट्रायल है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। चलिए ठीक है, इंद्रेश जी आते हैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत विशिष्ट जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत विशिष्ट जी, आपने इन सभी हमारे मेहमानों को सुना, सपा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और इंद्रेश जी को भी आपने सुना। आपने एक महाभारत का भी जिक्र किया था कि 5 गांव दे दीजिए, और 5 गांव वो दे ना सके और आशीष समाज की ले ना सके। तो ये जो बात है, अब ये कहां तक जाएगी निकल के? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये जो संभल की घटना है, चलिए मान लीजिए ये घटना ले लीजिए, संभल की ताजा संभल की घटना है, या इस तरह के और मसले कहीं उभर भी रहे हैं,
तो उन सब की गहराई से जांच हो जाने दी। जी, जांच हो जाने में क्या जाता है? बिल्कुल भाई, जांच होके तथ्य सामने आ जाएंगे। जांच हो जाएगी तो उसका असर क्या होगा कि जो सियासी पार्टियां इस मसले को लेकर के या उस मसले को लेकर के हवा में उड़ने लग जाती हैं, हाँ, उनका धंधा खत्म हो जाएगा और वो पुराने जख्मों को कुरेदने लग जाती हैं, वो सिलसिला तो बंद होगा। जी, तो इन मामलों पर ये कहा जाए कि ठीक है। अच्छा, एक और बात कही गई कि कहीं कहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि साहब ये जो है हमारा धर्मस्थल था, इसके ऊपर दूसरा धर्मस्थल बना लिया। तो जो मान लीजिए बाहर से आए थे यहाँ पर पिछले 1100 सालों में, तो क्या मतलब इस बात की जांच होने में क्या हर्ज है कि भाई उनको पूरे हिंदुस्तान में वही जगह मिली जहां किसी दूसरे का धर्मस्थल था? बड़े सवाल यही है आपको एस्टेब्लिश करने के लिए। जी रजनीकांत जी, तो जो मैं केवल यहाँ संभल पे ही अपने आप को फोकस कर रहा हूँ, बाकी बातें नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि संभल का जो मसला है, सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बहुत गहराई से इस पूरे मामले की ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ जांच करानी चाहिए। आपको लगता है ताकि जो सामान्य जनता है, तो जो आम जन है, उसको सच्चाई का पता लगे और इन सियासतदानों के जाल में न फंसे। बिल्कुल, अपने विवेक से अपना निर्णय लें। जो बातें हैं विकास की, बेरोजगारी की, वो सारी चीजें हैं, वो एक मंथर गति से चल तो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार भी दिख रहा हो, बेशक जरूर होगा। जो कमियां हैं वो शासन प्रशासन की जो होती है, जो सत्ता के लोग जिस तरह से मलाई खाते हैं, वो सब कुछ हो रहा है तो हो रहा है। बने हुए ब्रिज गिरे जा रहे हैं, साल भर पुराने ब्रिज गिरे जा रहे हैं। जो चीजें मैं वकील साहब उसी को लेकर अपनी बात, काम हो रहा है, भ्रष्टाचार भी दिख रहा है। मैंने ये कहा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। नेशनल हाईवे बना, वो जो है 6 महीने नहीं चल पाया, वो टूट गया। आप ये सवाल उठाइए, जरूर उठाइए, बिल्कुल, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस मसले पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अपने वोट तलाशने के बजाय क्यों ना ऐसा हो कि गहराई से मामले की जांच हो और दूध का दूध पानी सामने आए, और जो आम जनता है, जो बेचारी पिसी हुई है, किसी तरह से मेहनत करके अपने जीवन को चला रही है, वो इन चक्करों में न फंसे। उम्मीद है कि ईमानदारी से जांच करेगा। ये कौन सी एजेंसी है? क्या आपको किस पे लगता है कि ईमानदारी से कौन जांच करेगा? वकील अहमद जी, आपका जो आरोप है कि या आप आपस में मिल बैठ करके, या जो लोग आज बैठे हैं, उनको लगता है कि ये ईमानदारी से जांच करेंगे किसी चीज की? भाई तो पहले अमन कमेटियां बना करती थी, जिसमें दोनों ही वर्गों के लोग हुआ करते थे, दोनों ही पक्षों के लोग हुआ करते थे, तभी सुनवाई होती है ना जी। बेशक। अब मान लीजिए किसी को तो आपको हेड बनाना पड़ेगा, वो आपकी पसंद का हो, उनकी पसंद का हो। निश्चित रूप से रजनीकांत जी, कोर्ट न्याय पसंद होना चाहिए, न्याय व्यवस्था है, कोई भी सरकार, रजनीकांत जी, कोई भी सरकार न्याय व्यवस्था से ऊपर नहीं है। और अगर हमको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर संभल जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कोर्ट पर भरोसा। एक बात कहना चाहूंगा जी, कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप भाजपा, कांग्रेस, ये सपा या और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सिलेक्टिव हो जा रही हैं जी, इस तरह की मिलती जुटती घटनाओं को लेकर के सिलेक्टिव, जबकि वहां जा रहे, वहां नहीं जा रहे। निश्चित रूप से रजनीकांत जी, समय की बाध्यता, रजनी सर, समय की बाध्यता है, आगे चर्चा को नहीं बढ़ा सकते। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौधरी वकील अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सपा से हमारे साथ मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बीजेपी प्रवक्ता तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बड़ा सवाल आखिर यही है कि इन घटनाओं पर जब धर्म की बात आती है, तो उस पर बहुत ही संवेदनशील होकर इन मुद्दों पर बोलना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।